हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 8th चैप्टर लागत की अवधारणा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में अल्पकालीन लागतों के बारे में पढ़ा था। हमने बात की थी ना कि समय अवधि के आधार पर लागतें कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है अल्पकालीन लागत और होती है दीर्घकालीन लागत। हमने अल्पकालीन लागतों का भी क्लासिफिकेशन किया था, जो कि 3 टाइप से किया था: कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। फिर हमने कुल लागतों को भी 2 भागों में बांटा था: कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत। उसके बाद हमने औसत लागत को भी 2 भागों में बांटा था: औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। और उसके बाद बात की थी हमने सीमांत लागत की। आपको याद है ना कि किस तरीके से हमने सारे जो वक्र है उनके बारे में बात की थी कि कौन सा वक्र कौन सी आकृति का होता है। आशा है कि आपने सारे वक्र की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपने सारे अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं दीर्घकालीन लागतों के बारे में। तो बच्चों, जैसे अल्पकालीन लागतें हैं वैसे ही दीर्घकालीन, लेकिन दीर्घकाल में क्या होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते नहीं होते, जबकि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर तो कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील लागतें पाई जाती हैं, जबकि दीर्घकाल में ऐसा कुछ नहीं है। दीर्घकाल में जो भी लागतें होती हैं वो परिवर्तनशील लागतें ही होती हैं। तो आइए देखते हैं दीर्घकालीन लागतें। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अतः कोई स्थिर लागतें नहीं पाई जाती, सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। इसीलिए दीर्घकालीन लागतों को 3 भागों में बांटा गया है: दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। आपके सिलेबस में दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत के बारे में लिखा है, जिसे कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं दीर्घकालीन औसत लागत, LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में। तो बच्चों, दीर्घकालीन औसत लागत वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे कि हमने अल्पकालीन औसत लागत ज्ञात की थी। तो कैसे ज्ञात की थी हमने? कुल लागत में उत्पादन की इकाई का भाग देने पर। मतलब कुल उत्पादन में एक लागत में जो भी कुल उत्पादन है उसका हमने भाग दे दिया तो हमें क्या ज्ञात होता है? औसत लागत। तो उसी प्रकार दीर्घकाल में जो भी हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसका भाग हम दे देंगे किसमें? कुल लागतों में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं दीर्घकालीन औसत लागत। यही यहाँ पर लिखा है कि कुल उत्पत्ति मात्रा में 1 इकाई उत्पादन की औसत लागत ज्ञात करने के लिए कुल लागत में कुल उत्पादन मात्रा का भाग दिया जाता है। इस प्रकार से इसका ये सूत्र होगा: कुल लागत बटे में कुल उत्पादन, TC बटे में Q। यही सूत्र हमारा किस में था? SAC में था। बस यहाँ डिफरेंस है कि वहाँ पर हमें अल्पकालीन अर्थात S लिखना है, यहाँ हमें दीर्घकालीन अर्थात हमें L लिखना है। ठीक है बच्चों, आ गया यहाँ पर समझ में। अब हम बात करें दीर्घकालीन सीमांत लागत की। तो दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या होती है? हमें क्या करना है यहाँ पर? जो 1 इकाई उत्पादन बढ़ाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वही क्या होती है? सीमांत लागत। और ये सब जब दीर्घकाल में होता है तो क्या हो गई? दीर्घकालीन सीमांत लागत। यही यहाँ पर है। यहाँ पर बच्चों ये LAC की जगह LMC आएगा। दीर्घकाल में उत्पत्ति की 1 इकाई वृद्धि करने से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन दीर्घकालीन सीमांत लागत कहलाएगा। वही सूत्र आपको काम में लेना है, बस वहाँ पर MC था, SMC था, यहाँ पर आपको LMC लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो यही यहाँ पर सूत्र है डेल्टा TC बटे में डेल्टा Q। अब बच्चों, अल्पकालीन लागतों के बारे में हमने जाना। हम अब यहाँ पढ़ रहे दीर्घकालीन लागतों के बारे में। आपने देखा कि वही सूत्र हैं, वही सब कुछ चल रहा है। आकृति भी आपको वही मिलेगी U आकार की, जैसे वहाँ औसत लागत और सीमांत लागत वक्र कैसे थे? U आकार के। तो यहाँ पर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी U आकार के ही होंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये है कि दीर्घकाल समय की लंबी अवधि होती है और अल्पकाल समय की छोटी अवधि। अल्पकाल में एक ही बनेगा, आपका जो डायग्राम बनेगा एक ही वक्र बनेगा, जबकि दीर्घकाल बहुत सारे अल्पकाल को अपने अंदर समेटा हुआ होता है। तो इसीलिए बहुत सारे अल्पकालीन वक्र इसके अंदर शामिल होते हैं। तो जो सारे अल्पकालीन वक्र है उनको जोड़कर बनता है कौन सा वक्र? दीर्घकालीन वक्र। समझ में आया? तो इनकी आकृति देख लेते हैं हम कैसी होती है दीर्घकालीन लागत वक्रों की। तो दीर्घकालीन जो औसत लागत वक्र है वो अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को जोड़कर बनता है, उनको टच करता हुआ बनेगा, उनको स्पर्श करता हुआ बनता है। और आपने क्या पढ़ा था कि दीर्घकालीन जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है वो U आकार का होता है। आपने इसी तरह से बनाया था अपना जो SAC था, वो हमने ऐसे ही बनाया था। ठीक है, अब जो हमारा LAC है वो भी कैसा होता है? U आकार का होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्र शामिल होते हैं। चूंकि ये बहुत सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को ढक लेता है, अपने अंदर समेट लेता है, अपने अंदर समा लेता है, इसीलिए इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। अब हम अपना लिफाफा वक्र बनाए। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र छोटे छोटे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से बना एक U आकृति का वक्र होता है, जिसे हम लिफाफा वक्र भी कहते हैं।
यह अनेक फर्मों के अल्पकालीन औसत लागत वक्र को क्या करता है, स्पर्श करते हुए बनता है। बहुत सारे जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं उनको ये स्पर्श करते हुए बनता है। हम इसको एक क्लियर अपीयरेंस के रूप में अच्छा सा बना लेते हैं। अब हम बनाते हैं हमारा, तो बच्चों ये हमारा हमने मान लिया LAC है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। यहाँ आप दिखाएंगे LAC, यहाँ हमने दिखाया Q। अब इसमें चूंकि बहुत सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं उनको स्पर्श करते हुए बना है, तो हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा एक SAC हो गया, एक ये हमारा दूसरा SAC हो गया, आप इनके नाम भी दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये हमारा तीसरा SAC हो गया, फिर इसके बाद हमारा ये चौथा SAC हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद अब आगे बनाते चल जाएंगे हम। ये हमारा पांचवा SAC हो गया, इसके बाद हमारा ये छठा SAC हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्र को, जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, अपने अंदर समेटा हुआ होता है, होता वही U आकार का है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो इस बिंदु को छू रहा है, इस SAC के, यहाँ पर इसको, 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 तो मतलब इन सब के बिंदुओं को छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ बनता है हमारा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC वक्र। इसीलिए इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। बच्चों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लिफाफा वक्र किसे कहते हैं, किस प्रकार से बनता है, तो बहुत सारी फर्मों के अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के स्पर्श से ये बनता है U आकार का LAC वक्र। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप देख रहे हो पहले तो ये क्या करता है, जो घटते हुए पार्ट को छूता है, जब ये खुद क्या होता है, कैसा होता है, घटता हुआ, तो ये अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के भी घटते हुए पार्ट को छूता है। जब ये जहाँ न्यूनतम होता है वहाँ ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र के भी न्यूनतम भाग को छूता है, और जहाँ पर ये बढ़ता हुआ होता है तो वहाँ पर ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र के भी बढ़ते हुए भाग को छूता है। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पर समझ में, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र LAC को उसके न्यूनतम बिंदु से डाला हुआ ऊपर निकल जाता है। हमने भी जब हमने पढ़ा था AC और MC में संबंध को पढ़ा था, तब हमने यही तो पढ़ा था कि जहाँ AC न्यूनतम होता है वहाँ क्या करता है, MC उसको काटता हुआ निकल जाता है। तो LAC और LNC में भी यही होता है। ये हमारा LAC है, इसके न्यूनतम पार्ट से निकलता हुआ होता है LMC। ठीक है, जहाँ LAC न्यूनतम होता है वहीं पर LAC बराबर LMC होते हैं। AC और बराबर MC में बच्चों बात सारी वही है जो कि हमने अल्पकाल में पढ़ी थी, बस यहाँ पर लॉन्ग रन जुड़ गया। ठीक है, और ये बहुत सारे अल्पकालों से जुड़कर बना हुआ है। तो ऐसा ही होता है, जहाँ LAC न्यूनतम होती है वहाँ LMC इसको काटता हुआ ऊपर निकल जाता है। जैसे जैसे फर्म दीर्घकाल में नए संयंत्र स्थापित करती है, एक सीमा तक पैमाने की किफ़ायतें। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये U आकार का क्यों होता है, जो AC वक्र है वो U आकार का क्यों होता है, MC वक्र U आकार का क्यों होता है। तो क्यों होता है बच्चों, पहले लागतें होती हैं घटती हुई, इसके बाद होती है न्यूनतम, उसके बाद होती है बढ़ती हुई। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है कि पहले लागत घट रही है, तो क्या होता है, जैसे जैसे उत्पादन शुरू किया जाता है तो फर्म को पैमाने की किफ़ायतें, पैमाने के लाभ शुरू होते हैं, पैमाने की मितव्ययताएं पानी शुरू होती है। जैसे फर्म ने अपना उत्पादन स्टार्ट किया तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि सरकार के द्वारा दी जाती हैं, समझ में आया, तो वो उसको प्राप्त होती है। छोटा छोटा कारखाना स्टार्ट होता है तो इतना ज़्यादा मैनेजमेंट का बोझ भी नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता जाता है, हमने उत्पादन में बढ़ा था ना, उत्पादन बढ़ता जाता है, तो इसीलिए लागतें घटती हुई होती हैं। इसके बाद एक बिंदु पर ये न्यूनतम हो जाती है, जहाँ पर पैमाने की किफ़ायतें और पैमाने की जो गैर मितव्ययताएं दोनों बराबर हो जाती हैं, वहाँ पर ये कम हो जाती है। इसके बाद पैमाने की गैर किफ़ायतें शुरू हो जाती हैं, अर्थात जो मैनेजमेंट का बोझ आ जाता है, बहुत बड़ा स्टाफ हो जाता है जिसको संभालना मुश्किल होता है, समझ में आया, कच्चे माल भी बहुत अधिक नहीं मिल पाता, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से लागतें बढ़ती हुई होती है। इसीलिए लागत वक्र कैसे आकृति के होती हैं, U आकार के होते हैं। तो यहाँ पर तो होती है पैमाने की किफ़ायतें, यहाँ पैमाने की किफ़ायतें और पैमाने की गैर किफ़ायतें दोनों बराबर होती हैं, और यहाँ पर होती हैं पैमाने की गैर किफ़ायतें। तो इसी वजह से ये U आकार का होता है। यहाँ पर भी ये लिखा है कि पैमाने की किफ़ायतों के कारण तो AC में कमी होती है, इसके बाद AC न्यूनतम हो जाती है, और इसके बाद और अधिक उत्पादन करने पर पैमाने की गैर किफ़ायतों के कारण AC में वृद्धि होने लगती है। पहले किफ़ायतें इसलिए कमी, फिर दोनों बराबर, किफ़ायतें और गैर किफ़ायतें इसलिए न्यूनतम, और उसके बाद गैर किफ़ायतें इसीलिए AC बढ़ती हुई होती है। तो आपके इसके पीछे ये रीज़न देंगे कि इसीलिए AC वक्र U आकार का होता है।
आगे बच्चों समझ में। अब आगे के लिए हम देखें दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, तो हमने बता ही दिया वो भी कैसा होता है, यू आकार का, जैसे कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र था। तो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकाल में सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन मात्रा की लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। भाई सभी उत्पादन के साधन परिवर्तित होते हैं, तो उसमें कितना जो लागतों में परिवर्तन हो रहा है, कुल लागत में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसके रूप में इसको दिखाया जाता है। हमने सूत्र भी पढ़ लिया इसका, LMC बराबर डेल्टा TC बटे में डेल्टा Q, कि उत्पादन में होने वाला परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कुल लागतों में होने वाला परिवर्तन। और सीमांत लागत वक्र भी कैसा होता है, SMC की तरह होता है। SMC वक्र कैसा होता है हमारा, यू आकार का होता है, नहीं होता। तो इसी प्रकार से LMC वक्र भी कैसा होता है, यू आकार का होता है। आगे बच्चों समझ में आपको, ये भी बहुत सारे सीमांत लागत वक्रों को क्या करता है, टच करता हुआ बनेगा, क्योंकि अल्पकाल समय की छोटी अवधि तो एक ही होता है, दीर्घकाल में बहुत सारे सीमांत लागत वक्र शामिल किए जाते हैं। अब बच्चों बात आती है इष्टतम संयंत्र की। तो हमने पढ़ा लागतें जहां न्यूनतम होती हैं वहां उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है, और उत्पादन को कर्ता को लाभ भी प्राप्त होता है। लागतें जहां कम होगी वहां उत्पादक कर्ता लाभ अधिकतम करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य ही होता है लागतों को न्यूनतम करना। तो जहां चारों लागतें, हमने 4 लागतों की बात कर रहे हैं, AC MC भी कौन सी, SAC और SMC। उसके बाद हम बात करें LMC और LAC। चारों लागतें जहां न्यूनतम हो जाती है वहां उत्पादक को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, उसकी लागतें न्यूनतम होती है, इसीलिए इसे इष्टतम संयंत्र भी कहा जाता है। यही वहाँ पर बात कहा गया है कि LMC वक्र LAC वक्र के न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर निकल जाता है। हमने अभी बात की ना कि ये हमारा LAC वक्र है, ठीक है, इसके न्यूनतम बिंदु से कटता हुआ LMC निकल जाता है, अर्थात यहाँ लागतें क्या है, न्यूनतम है। AC बराबर MC है। इस बिंदु को संयंत्र का इष्टतम बिंदु कहते हैं। अब इष्टतम बिंदु कहते हैं, अब चूंकि हमने बोला था कि LAC वक्र जो है वो बहुत सारे SAC वक्र से मिलकर बना है, तो यहाँ पर भी जो एक SAC वक्र है या नहीं है, जो कि न्यूनतम बिंदु है जहाँ पर, तो वो न्यूनतम बिंदु को टच करता हुआ है। और यहाँ पर एक SMC वक्र भी है, क्योंकि SMC वक्र भी तो बहुत सारे किससे मिलकर बनता हुआ है, बहुत सारे अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु कहलाएगा, इष्टतम संयंत्र बिंदु कहलाएगा। यही यहाँ पर है कि इस बिंदु पर चारों बराबर होते हैं, LMC LAC SMC और SAC, ठीक है। LMC बराबर LAC, SMC बराबर SAC, इष्टतम संयंत्र संयोग, क्योंकि यहाँ लागतें न्यूनतम होती है। दीर्घकाल की बात हो रही है, क्योंकि दीर्घकाल में तो दीर्घकालीन लागत वक्र पाए जाएंगे। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, चारों जहाँ बराबर होते हैं वो एकदम न्यूनतम पॉइंट होता है, और वहाँ पर उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपनी लागतों को न्यूनतम कर पाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। अभी हमने क्या पढ़ा दीर्घकालीन लागतों के बारे में, कि दीर्घकालीन 3 लागत होती है, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। हमने दीर्घकालीन औसत लागतों के बारे में पढ़ा कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र है उनके स्पर्श बिंदुओं से मिलकर बनता है, और वही यू आकृति का होता है, इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। और इसके न्यूनतम बिंदु पर LMC इसको काटता हुआ ऊपर निकल जाता है। उसके बाद हमने दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र की बात की, तो वो भी यू आकार का होता है। उत्पादन की एक इकाई में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागत में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी कहते हैं। LMC बराबर डेल्टा TC बटे में डेल्टा Q, यही हमने बात की थी सारी। यहाँ पर LTC की बात करेंगे क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म है, ठीक है। आगे बच्चों समझ में। उसके बाद हमने इसके संबंध को बताया, फिर हमने बात की कि जहाँ ये चारों कौन कौन से LAC LMC SAC और SMC चारों बराबर होते हैं, वो इष्टतम संयंत्र सहयोग होता है, क्योंकि यहाँ उत्पादक अपनी लागत को न्यूनतम कर पाता है, जिसके फलस्वरूप उसको अपने लाभों को भी अधिकतम कर पाएगा। आगे बच्चों समझ में। यहाँ के साथ आपका लेसन एंड होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लेसन के क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पूरे लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, सारे डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने आपको टेबल बताई थी ना, उस टेबल को भी अच्छे से सॉल्व करके देखना है, क्योंकि हम जब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो हम उस टेबल को दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।